अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला कर लिया, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का ऐलान। मेयर लंदन सादिक खान ने बरतानवी हुकूमत से फौरी तौर पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। रूस के मशरकी उमूर रीजन में मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। मशहूर अमरीकी रेसलर हल्क होगन का इंतकाल। एशिया कप सितंबर में यूएई में होगा। और फ्रांस की हुकूमत ने पाकिस्तानी अखबार फरोश को लीजन ऑफ ऑनर के एजाज से नवाज दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। फ्रांस ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से फ्रांस के जो सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, उनका एक ख़त भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया है जो कि उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा है। इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे जंग बंदी के, जो कि दोहा में हो रहे थे, मिस्र और कतर जो हैं जिसकी सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, वहाँ से अमेरिका और इसराइल ने अपना वफ्द जो है वो वापस बुला लिया है। इस पूरी सूरत हाल पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानिब से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। फ्रांसीसी सदर ने खत शेयर करते हुए लिखा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुनसिफाना अमन के लिए फ्रांस ने फैसला किया है कि वो रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। फ्रांसीसी सदर फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करने का बाकायदा ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने लिखा कि हमें फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी यकीनी बनाना होगा कि हमास को गैर मुसल्ला किया जाए, गजा को महफूज बनाया जाए और उसकी तामीर नौ की जाए और बिल आखिर हमें रियासत फ़लस्तीन कायम करना होगी। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल ने मिस्र और कतर की सालसी में दोहा में होने वाले गजा जंग बंदी मुज़ाकरात से अपने वफूद वापस बुला लिए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक हमास के जवाब जमा कराने के बाद मुज़ाकरातकार मुशावरत के लिए वापस बुलाए गए हैं। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन। अब इसी हवाले से एक और बड़ा अहम बयान सामने आया है। मेयर लंदन सादिक खान का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से ये कहा है कि बरतानिया की जो हुकूमत है उसे फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर हमारी जो हुकूमतें हैं वो बातें करती हैं टू स्टेट सलूशन की, लेकिन टू स्टेट सलूशन इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है जब तक हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम ना करें और उस पर इस वक्त जो जुल्म हो रहा है उसको ना रोकें। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हमारे पास उस वक्त तक फिर बहुत देर हो चुकी होगी अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बाकी ही ना बची। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गज़ा के मनाजिर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर खौफनाक से खौफनाक होते जा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके से इमदादी कैंपों में खड़े हुए लोग जिन्हें ग़िज़ा की तलाश होती है, रिस्क की तलाश होती है और वो वहाँ पर लाइनों में खड़े होते हैं इमदाद लेने के लिए, उन्हें जिस तरीके से मारा जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल पर उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर जाते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ, जहां पर इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाज़ा था वो अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और तकरीबन एक जंग की सी सूरत हाल इन दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हो गई हैं। और इस जंग की वजह से थाईलैंड ये कहता है कि जी 1 लाख के करीब थाईलैंड के लोग जो कि वहाँ के जो बॉर्डर प्रोविंसेस हैं वहाँ पर रहते थे,
उनको वहाँ से नकल मकानी करवाई गई है। और इसके अलावा थाईलैंड की हुकूमत ने ये भी बताया है कि 16 लोग ऐसे हैं जो कि अब तक झड़पों में हलाक हुए हैं। थाईलैंड की तरफ से ये फिगर सामने आया है। कंबोडिया ने अभी तक जो रीलोकेशन है लोगों की और जो डेथ टोल है लोगों का, उसके हवाले से किसी किस्म का कोई फिगर नहीं दिया गया है। अच्छा, अब ये जो दोनों ममालिक हैं ये बेसिकली एक दूसरे पर झड़पें शुरू करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इब्तिदा है वो सरहद पर हुई थी, सरहदों पर झड़प हुई थी और फिर उसके बाद ये मामला जो है ये शिद्दत इख्तियार कर गया। थाईलैंड जो है वो बेसिकली कहता है कि कंबोडिया की तरफ से पहले रॉकेट फायर किया गया था और फिर उसके बाद हमने जवाबी हमले किए थे। अब ये जो तनाज़ा है इन दोनों ममालिक के दरमियान ये कोई नया तनाज़ा नहीं है। ये तनाज़ा तकरीबन 100 साल पुराना ये तनाज़ा है और ये उस वक्त की बात है जब फ्रांसीसी नौआबादियाती निज़ाम था इन दोनों ममालिक पर मुसल्लत था। फ्रांस की हुकूमत थी। फ्रांस ने जब इन दोनों ममालिक को छोड़ा और नए बॉर्डर्स बनाए इन ममालिक के, तो उसके बाद से ये तनाज़ा जो है ये चला आ रहा है। और फिर 2008 में कंबोडिया ने जो सरहदी इलाका है वहाँ पर मौजूद एक मंदिर है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर करने की कोशिश की थी। थाईलैंड में बड़ा एहतजाज हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो सरहदी कशीदगी हुई थी और उस सरहदी कशीदगी ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। उसके बाद फिर वक्फे से इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो झड़पें होती रहीं और अब जो है ये मई के महीने में ये झड़पें जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब एक कंबोडिया का जो फ़ौजी है वो मारा गया था झड़पों में। और फिर उसके बाद ये तनाज़ा जो है वो अब शदीद तर होता जा रहा है और दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के ऊपर वैसे तो तिजारती सैंक्शंस भी नाफिज कर चुके हैं। बहुत बुरे ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के। अब देखते हैं कि ये तनाज़ा आगे कहाँ तक जाता है। अब ज़रा रूस की तरफ नज़र डालते हैं जहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक सानहा पेश आया है और ये सानहा है एक फ़ज़ाई हादसे का। रूस का जो मशरक़ी रीजन है, उमूर रीजन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और इस हादसे के नतीजे में इस जहाज़ में सवार तमाम लोग हलाक हो गए हैं। और ये बेसिकली एक AN-24 तैयारा था जो कि काफ़ी पुराना तैयारा था और ये उस वक्त का तैयारा है जब सोवियत यूनियन होता था। सोवियत दौर का बेसिकली ये तैयारा है और ये एक पुराना तैयारा है। और एयरलाइन जो है जिसका नाम है अंगारा, और इस एयरलाइन का ये तैयारा है जो कि परवाज़ कर रहा था। और अब इसके हवाले से ख़बर आ गई है कि पहले इसका राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ ज़मीनी जो स्टेशन होते हैं उनसे, और उसके बाद अब तब पता ये चला है कि जी ये जो तैयारा है ये गिर कर तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं। रूसी हुकाम जो है उनका कहना यह है कि तैयारे में अमले के 6 अरकान मौजूद थे और जो पैसेंजर्स जो थे टोटल वो तकरीबन 50 के करीब थे, उनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। और जो जाए वक़ुआ है, जाए हादसा जो है वहाँ पर इमदादी टीम्स जो हैं वो पहुँच गई हैं और उनके बयानात के मुताबिक वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी ज़िंदगी का जो असर है, ज़िंदगी के जो आसार हैं वो नहीं मिले। एक और अफसोसनाक खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मशहूर अमरीकी रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो लोग जो कि 90s में जिन्होंने रेसलिंग WWF की रेसलिंग को देखा वो वाकिफ़ हैं इस किरदार से। हल्क होगन एक बहुत मशहूर रेसलर, उनका इंतकाल हो गया है और इनका इंतकाल जो है वो फ्लोरिडा में उनके घर में हुआ। दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने गुज़िश्ता महीने अपने दिल की सर्जरी करवाई थी। उसके बाद से उनकी तबीयत मुकम्मल तौर पर सेहतियाब तो नहीं हुए थे वो, लेकिन उनकी तबीयत में ग्रेजुअली जो है वो बेहतरी आती जा रही थी। हल्क होगन जो है उनके बारे में कुछ अगर मैं आपको बताऊं डिटेल्स, 1953 में ये पैदा हुए थे और उनका शुमार जो है वो 1980s और 1990s के मशहूर तरीन रेसलर्स में होता है। WWF जो कि उस वक्त WWF था, अब WWE है, उनके जो सुपरस्टार्स थे उनमें ये शामिल थे। और इनका जो असली नाम था वो था टेरी जीन बॉलिया, और लेकिन वो हल्क होगन के नाम से जाने जाते थे। कई चैम्पियनशिप्स जीती इन्होंने, कई टाइटल्स इन्होंने अपने नाम किए और इनको WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था 2005 में। और अब हल्क होगन हमारे दरमियान नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में रुख करते हैं बरतानिया का, जहां पर स्कूल जाने वाले बच्चों के बापों का एक बड़ा अहम मुतालबा सामने आया है। और ये मुतालबा है कि स्कूल्स में जो सेल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उनको बैन कर दिया जाए और इस हवाले से वो एक लीगल एक्शन भी लेना चाहते हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। नवीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया से। जी नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? वैसे अब स्कूल में मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है उसको लेकर काफ़ी अरसे से ये बहस जारी है कि बच्चों को स्कूल में इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
अब तकरीबन जो अब जो मौजूदा जो कानून है उसके मुताबिक हेड टीचर्स हैं उन पे ये छोड़ा गया है कि किस वक्त बच्चों को फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त है या नहीं है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं जो सर्वे आए हैं उनके मुताबिक पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के पास स्मार्टफोन हो या एटलीस्ट फ़ोन हो ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में वो उनसे रब्ता कर सकें। इसी वजह से कुछ जो स्कूल हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पे जो स्कूलों में जो पाबंदियां लगाई, इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो सोशल बिहेवियर है कि बच्चों के जो वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनके बाद इन्फ्लुएंस देते हैं और वही स्कूल में एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से स्कूल्स में काफ़ी टीचर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब ये जो दो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये जुडिशल रिव्यू में जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से इनकार किया था। अदालत ने फैसला दिया था कि ये स्कूल और एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं वो मिलकर एक लाएमल तैयार करें ताकि जो फ़ोन इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जब इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो कुछ पेरेंट्स जो इस वक्त कंपेन कर रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं यानी कि जो 9th क्लास तक बच्चे हैं, 1st to 9th तक, उन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए फ़ोन इस्तेमाल करने पर, क्योंकि वो ज़रा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे ज़रा उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, वो ज़्यादातर बिज़ी फ़ोन पे रहते हैं। जी अवैस साहब। और अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट की दुनिया की। पाकिस्तान और भारत, जब भी ये दोनों ममालिक क्रिकेट की दुनिया में आमने सामने आने वाले होते हैं, भारत कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि सियासत और खेल ये दोनों यकजा हो जाते हैं और नुकसान क्रिकेट का होता है, अफसोस क्रिकेट के शायकीन को होता है। और एशिया कप के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जनाब मोहसिन नकवी साहब का स्टांस ऐसा था कि भारत कुछ भी ज़्यादा छूचरा नहीं कर पाया। इस पूरे मामले की ज़रा तफसील जानते हैं और एशिया कप में अब क्या आगे होने जा रहा है इस हवाले से बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ये बता सकें कि ये जो एशिया कप था जो कि ज़ाहिर अब होने जा रहा है, इस एशिया कप के हवाले से जो बुनियादी पड्डा था वो क्या था? देखें, एशिया कप हर 2 साल बाद होता है, लेकिन इसका फॉर्मेट तय नहीं होता। कभी वनडे फॉर्मेट होता है, कभी T20 फॉर्मेट होता है। इस साल चूंकि अब से तकरीबन को 7-8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होना है, तो ये एशिया कप जो है ये T20 फॉर्मेट का एशिया कप है और इसका मेजबान मुल्क भारत है। और भारत और पाकिस्तान के, जिस तरह आपको पता है कि जो ताल्लुकात हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान भारत ट्रेवल नहीं करना चाहता। और जब पाकिस्तान का टूर्नामेंट था तो भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। लिहाजा अब ये तय पाया है कि ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर सितंबर 5 से, जो मुमकिना तौर पर 5 भी डेट आ रही है, 7 भी डेट आ रही है। भारत ने पहले तो ऐसा लग रहा था और भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि भारतीय नुमाइंदे एशिया कप की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि वह सबसे तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले जब एक वेटरन्स का टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में, वहां तो भारतीय टीम ने आखिरी वक्त पर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था, तो पाकिस्तान और भारत का मैच हो नहीं सका था। तो उस मैच के बाद से भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि भारत इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जो मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में बुलवाई थी, भारत को, एक तो आपको पता है कि जब से ये हसीना वाजिद का जो मसला हुआ है, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी कशीदा है, तो भारतीय नुमाइंदे जाना नहीं चाहते थे ढाका। फाइनली भारत ने वीडियो लिंक पर उस मीटिंग को अटेंड किया। राजेश शुक्ला जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहले इस एशिया कप में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना था। कल जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट भी जाता है और उनकी कामयाबी भी है कि 100% पार्टिसिपेशन थी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स की। 25 के 25 जो नुमाइंदे थे या बोर्ड के सरबराह थे
वो शरीक हुए। अफगानिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा था कि उसका झुकाव भारत की तरफ है, वो भी नहीं आएगा। अफगानिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक थे। तो अब ये तय पाया है, चूंकि 8 टीमें हो गई अब एशिया कप में, तो भारत ने कहा है कि हम जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं, उनसे बात करके फिर इस टूर्नामेंट की डेट्स और शेड्यूल को फाइनल करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने कल जो ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट के शेड्यूल को फाइनल करेंगे। तो अब देखना है कि भारत का जो रवैया रहा है, कहीं कोई पटाखा भी फटता है तो आखिरी वक्त पर वो बैकआउट कर जाता है। जब तक इसका शेड्यूल आ ना जाए तो लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। मुझे भी परेशानी है कि भारत ये ना कि आखिरी वक्त पर कोई समरसॉल्ट मार दे, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में तय पाया और जो मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं कि अब से चंद दिनों के बाद ये शेड्यूल फाइनल हो जाएगा और यूएई के जो 2 शहर हैं, मुमकिन तौर पर अबू धाबी और दुबई, ये इस एशिया कप को होस्ट करेंगे। तो अब ये जो टूर्नामेंट है ये यूएई में होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जब होने जा रही थी तब भारत ने तनाज़ा खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद तय ये हुआ था कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, यूएई में मैचेस खेले गए थे। तो उस वक्त ज़ाहिर है ये फिर मुआहदा हुआ था कि अब पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। लेकिन एशिया कप के मामले में भारत जो है वो आसानी से मान गया इस बात को कि जी ठीक है हम यूएई की तरफ जाएंगे, वेन्यू चेंज कर लेंगे। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि एशिया कप के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो एक तनाजा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी के साथ डील साइन की कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत ट्रैवल नहीं करेगी। तो भारत के जहन में ये था कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में तो आएगा नहीं। और जो पिछला टूर्नामेंट था अब से तकरीबन 4 साल पहले जब भारत मेजबान था, वो टूर्नामेंट भी यूएई में हुआ था। तो इस बार भी भारत ने पाकिस्तान के मिजाज को देखते हुए ही इस टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने का फैसला किया है। इवन जो अगले साल के शुरू में T20 वर्ल्ड कप होना है, भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसके मेजबान हैं। पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो कोलंबो में शेड्यूल किया आईसीसी ने। तो इसका मतलब ये है कि उनके जहन में पहले से ये पॉइंट था कि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पूरा टूर्नामेंट ही अब न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने का फैसला किया। तो अब ये तय है कि सारे मैचेस एशिया कप के जो हैं वो यूएई में ही होंगे और सारी टीमें भी यूएई में होंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिर बड़ा एतराज़ उठा था कि इंडिया को एक एडवांटेज हासिल है, वो यूएई में है, बाकी सारी टीमों को ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया को एडवांटेज था और वो एडवांटेज ज़ाहिर है मतलब टीम उनकी अच्छी है, लेकिन फिर उनको एडवांटेज भी मिला इस चीज़ का। बिल्कुल, जो एशिया की 8 टीमें हैं वो यूएई में होंगी। और देखें, भारत की टीम क्योंकि दुनिया की बड़ी टीम है, पैसा बहुत ज्यादा है बीसीसीआई के पास। तो अ, दुनिया की जो दिगर टीमें हैं, जिस 5 स्टार होटल में रहती हैं, भारत पिछले एशिया कप भी जब हुआ था तो भारत उस होटल में नहीं ठहरा था। भारतीय टीम ने एक बड़ा जबरदस्त 7 स्टार को रिजॉर्ट दुबई में ढूंढा था, जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। तो भारतीय टीम दीगर टीमों के साथ मिक्स भी नहीं होना चाहती। लेकिन बहरहाल ये टूर्नामेंट भारत का है। और एक और वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि जी हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एक ये पॉइंट भी था, मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं।
अच्छा, ये मुझे बताएँ कि अब चलें ये एशिया कप वाला मामला जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है, सितंबर में ये टूर्नामेंट होगा, लेकिन सितंबर में अभी वक़्त है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय शायकीन ने जिस तरीके से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शोर मचाया, पाकिस्तान-भारत का मैच नहीं हो पाया वहाँ पर, और तो अब भी भारतीय शायकीन ज़ाहिर है शोर मचाएँगे पाकिस्तान-भारत के मैच पर, और पाकिस्तान से चूँकि मैच होता है तो उसका रेवेन्यू तो ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी तो ठीक है, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी है, आपको नहीं लगता कि कुछ शायद बाद में भारत कुछ गड़बड़ कर सके, कुछ कोई कोई गड़बड़ कर दे, कोई अड़ंगा डाल दे और टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश करे एशिया कप को? देखें, जिस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो वेटरन्स का टूर्नामेंट है, और अजय देवगन जो भारतीय अदाकार हैं, उनकी कंपनी ये पिछले 2 साल से टूर्नामेंट करवा रही है। और वाकई सरप्राइज तो सबको हुआ कि उनको तो पता था कि पाकिस्तान के साथ मैच है, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं, चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनकी जो उस मीटिंग में बात हुई है भारतीय नुमाइंदे से, उसको अगर सामने रखूं, तो उसी की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट जो है, ये 5 सितंबर से शुरू होगा। लेकिन इस वक्त भारत का, भारतीय अवाम का, या भारतीय मीडिया का जो मिजाज है, मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर ले, जब तक ये बिल्ली थैले से बाहर ना आ जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपने जो बात की, मुझे भी थोड़ा सा कहीं हल्का सा शक है कि आखिरी वक्त पर भारत कलाबाजी मार देगा, और फिर एशिया कप खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें, शायद इस बार भारत खेल को खेल की तरह ट्रीट करे। अदरवाइज उसने खेल को सियासत से बहुत ज्यादा आलूदा किया हुआ। तो अब ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, उसमें आगे मैचों में क्या होगा? पाकिस्तान इंडिया का मैच तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये टीमें दोनों आगे सेमीफाइनल में या फाइनल में जाती हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, जो जब वो बर्मिंघम में मैच खत्म हुआ था, उसके बाद जो टूर्नामेंट के मुंतजमीन थे, चूंकि ये प्राइवेट लीग है, कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और जिस दिन से पाकिस्तान भारत का मैच मनसूख हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इस टूर्नामेंट की खबरें नहीं आ रही। तो उन्होंने तो कहा था कि बाकी टूर्नामेंट एज पर शेड्यूल होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत सेमीफाइनल में टकराते हैं, या दोनों के दरमियान फाइनल होता है, तो फिर टूर्नामेंट किस तरह एज पर शेड्यूल होगा, तो ये तो टूर्नामेंट के मुंतजमीन ही बताएंगे। क्योंकि मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ये एक प्राइवेट लीग है जो अजय देवगन की कंपनी करवा रही है, इसमें जो कुछ तय पाया है, वो तो मुंतजमीन यही कह रहे हैं कि बकिया मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लेकिन आगे चल के किसी स्टेज पर पाकिस्तान भारत का मैच आता है, तो फिर क्या होगा, इस बारे में अभी तक मुंतजमीन खामोश है। अच्छा, अब चूंकि ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में हो रहा है, तो ज़रा टी20 फॉर्मेट में हमारी कारकर्दगी पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला बांग्लादेश, 3 टी20 हुए। पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त 2-1 से हम हारे, और मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि टी20 में हमारी टीम जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। देखें, हमारी टीम अभी भी बुरी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हम फैसले ऐसे कर रहे हैं, जैसे कल जब पाकिस्तान ने तीसरा टी20 इंटरनेशनल खेला, तो साहबजादा फरहान जो पहले 2 मैच नहीं खेले थे, उनको खिलाया गया, और उन्होंने जो 63 रन की इनिंग्स 41 गेंदों पर खेली, उससे पूरी इनिंग्स का टेम्पो चेंज हो गया, और पाकिस्तान 74 रन से जीत गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सिलेक्शन अगर बेहतर हो जाए, कोच माइक हैसन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो नए नए आए हैं, शायद उनको पाकिस्तान की टीम को और प्लेयर्स को समझने में टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल में अगर हमारी सिलेक्शन अच्छी हो जाए, हम बजाय बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने के स्पेशलाइज प्लेयर्स की तरफ जाएं, तो पाकिस्तान की टीम अभी भी इतनी अच्छी है कि दूसरी टीमों को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान को जो असल इम्तहान होगा, अब ये बांग्लादेश की सीरीज तो पाकिस्तान 2-1 से हार गया। पाकिस्तान ने आज रात ट्रेवल करना है अमेरिका, वहां पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 3 टी20 मैचेस हैं। वेस्ट इंडीज की टीम वैसे तो दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा उसका नाम नहीं है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में अभी भी वेस्ट इंडीज की टीम पिछले दिनों
4-5 दिन पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। तो मेरा ख्याल इस सीरीज से पाकिस्तान टीम का असल इम्तिहान होगा और हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई पाकिस्तान टीम को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जरूरत नहीं है और हम सलमान अली आगा की कप्तानी में नए प्लेयर्स के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कैप्टेंसी के हवाले से भी चूँकि सलमान अली आगा का आपने नाम लिया, सलमान पर बड़ी तनकीद हो रही है, बहुत सारे लोग ट्विटर अकाउंट्स वगैरह में देख रहा था कि सलमान की एक तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और फिर वो जो एक कैप्टेंसी मटेरियल होता है और जो एक कैप्टन का जो एक डिमीनर होता है, कैप्टन का जो एक पर्सोना होता है, वो भी नहीं है उनके अंदर। देखें, उवैस अभी अर्ली डेज हैं सलमान अली आगा के, यंग कप्तान है, थोड़ा सा उनको टाइम तो देना पड़ेगा। हम लोग किसी के बारे में भी बहुत जल्दी से राय कायम कर लेते हैं और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात बताऊं कि माजरत के साथ कुछ हमारे प्लेयर्स के जो मैनेजर्स हैं या एजेंट्स हैं, वो भी सोशल मीडिया पे कुछ फेक अकाउंट्स में उन्होंने बनाए हुए, जिसके जरिए वो बास कहानियां जो हैं उनको लेकर चलते हैं और सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो जाती है। क्योंकि रिसेंटली पहले बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटाया गया। तो मेरा ख्याल है कि अभी सलमान अली आगा के इब्तदाई दिन है एज ए कप्तान, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बुरे कप्तान नहीं है, अगर हम कप्तानी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मेरे ख्याल में टीम नहीं बना सकते। सलमान अली आगा बहुत बड़े कप्तान तो नहीं साबित हो सकते, लेकिन मेरा ख्याल बहुत बुरे कप्तान भी नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से। और अब बढ़ते हैं फ़्रांस की तरफ। फ़्रांस में एक पाकिस्तानी शख्स को फ्रांस की हुकूमत की जानिब से लीजन ऑफ ऑनर, एक बहुत बड़ा अवार्ड है, फ्रांसीसी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और ये साहब जो हैं ये पेशे के लिहाज से एक न्यूज़पेपर हॉकर हैं और गली गली जाकर आवाज़ें लगाकर जिस तरीके से न्यूज़पेपर डिलीवर किए जाते थे एक ज़माने में, अब भी वो यही काम करते हैं और काफ़ी अरसे से यही काम करते चले आ रहे थे। और उन्हें फ़्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने ये तय किया कि उन्हें लीजन ऑफ ऑनर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी अली अकबर साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि आप हमारे थोड़े ज़रा नाजरीन को ये गाइड करें कि आपका ये जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ और कैसा था ये सफ़र? फ्रांस में तो ऐसे कि मैं जब 1970 में 72 में पेरिस पहुंचा तो मैं खोया हुआ था, हटा हुआ था, जस्ट लाइक एन ऑटिस्टिक। मतलब है कि जैसे एक पागल लड़का, बिल्कुल अनजान जगह, अनजान पीपल, कोई जान ना पहचान ना, कोई रिलेटिव्स, कुछ भी नहीं। तो मैं खोया हुआ था। तो मैंने क्या देखा, लैटिन क्वार्टर में एक लड़का अखबार भेज रहा था, स्टूडेंट, अर्जेंटीना का, अर्जेंटाइन का। तो वो मैगजीन भी थे, कुछ मैगजीन के ऊपर कुछ तस्वीर इस किस्म की थी कि न्यूडिटी थी उसमें। हाँ जी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा, यार ये तुम अलाउड है ये जो मैगजीन भेजे? वो कहता है, यस यस फ्रांस में नो प्रॉब्लम। तो कहता तुम भी भेज सकते हो, तो पैसे पीछे बना सकते हो, क्योंकि मैं तो कभी कभी करता हूँ। तो वो मुझे वहाँ पे ले गया, उस इदारे में जहाँ पे वो अखबार पब्लिश होती थी। तो उसने फिर मुझे वहाँ पे ले गया, फिर वहाँ से मैंने वो अखबार लेके बेचनी शुरू कर। तो ऐसे मेरी, वो उसका नाम था शार्ली हिब्दो अराकिरी। तो ऐसे मैंने अपना अखबार बेचने का काम शुरू किया, लिबेरासियों, शार्ली हिब्दो और अराकिरी। तो मुझे ना पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो ये अखबारें मैंने शुरू में बेची थी। तो इनके तो मुझे नाम भी नहीं पता थे उस वक्त क्या होता था। तो बाद में तो ये बहुत पॉपुलर हो गई, फिर इनके तो बहुत वो इवेंट्स भी बने, आपको पता होगा। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने ये काम किया अपने, मतलब है कि मेहनत से, लगन से, और मैं अभी तक कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं, अब तो मैं लुमोन बेचता हूँ कुछ सालों से, लेकिन ये इतनी पहले की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की वजह से अभी ये इतनी अखबार नहीं बिकती। लेकिन ये कि मैं फिर भी, कुछ मेरी जानने वाले हैं, लोगों से मेरे बहुत ताल्लुकात हैं यहाँ पे, तो मेरे से ले लेते हैं अखबार, तो मेरी हेल्प भी कर देते हैं कुछ। तो ये है उसका। तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसने फिर आपको अवार्ड देने का फ़ैसला किस तरह किया? हाँ, वो ऐसे है कि मैंने अ, जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसने एक दफ़ा मुझे वो एक लेटर ला के दिया। कहता है, अब्बू तुम्हें कोई प्रेसिडेंट हाउस में कोई अवार्ड मिल रहा है।
तुम्हें कोई उसको कहते हैं लिशो दोना। तो मैं क्या लिशो दोना वो किस मैंने कहा शायद ये कोई जॉक कर रहा है मेरे से। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि मुझे इतना बड़ा हाई वो हाई वो ऑनर मिल रहा है, मुझे वो अवार्ड मिल रहा है। तो बहरहाल वो मैंने अब उसकी वेरिफ़िकेशन की तो वो बिल्कुल सही खबर थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं मुझे खुशी भी हुई क्योंकि अवार्ड ये नहीं कि मुझे बड़े वो अवार्ड्स का शौक है, लेकिन ये है कि इससे मेरा इमेज बन गया एक। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैं 53 साल से या बड़ी मेहनत से काम कर रहा हूँ, अखबार बेच रहा हूँ, तो इसी में मुझे अल्लाह ने बहुत बरकत दी है और इसी में मैंने अपने 17 बहन-भाई पाले हैं। यानी कि पाकिस्तान में कोई यहाँ भी मेरे 5 बेटे हैं, तो उनको मैंने सर्वाइ उनके लिए मैंने ये स्ट्रगल की और इनके लिए मैंने काम किया और इसमें मैंने अपने ख़ानदान को पाला-पोसा है। अखबार अखबार के काम। अच्छा, ये इस पेशे की वजह से क्या कभी आपको किसी किस्म के इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा? हाँ, हाँ, ये हुआ है मेरे साथ एक। वो ऐसे कि शुरू-शुरू में तो मुझे बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे ये लोग ना, क्योंकि एक तो मेरा रंग आपको पता है, मैं गोरा तो हूँ नहीं, ना मैं फ्रेंच हूँ, ना बन सकता हूँ, हैं जी? तो आपको पता है यहाँ पे गैर मुल्कियों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। तो अपने यहाँ पे इस मुआशरे में जगह बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो वो एफर्ट्स ये हैं, मैंने तो अपनी लगन से अपने एक तो आपको पता है वी हैव फेथ, हाँ जी? तो कि जिसकी वजह से ईमानदारी से और मेहनत से मैंने काम किया है और मैं एक ही डगर पे चलता रहूँ और अपनी मेहनत से काम करता रहूँ और अखबार बेचता रहूँ अपने बहन-भाइयों को, उससे ही उनको अपना जो भी हो मैं देता रहूँ, उनकी हेल्प करता रहूँ बस। तो लेकिन हाँ, ये है कि इस मुल्क में मैं इनको कबूल नहीं था। कुछ यहाँ पे रेसिज़्म इस किस्म के लोग हैं, इस किस्म की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई बात नहीं, अब मैंने अपनी जगह बनाई हुई है मुआशरे में, लोगों को पता चल गया मैं क्या हूँ। तो कुछ लोग यहाँ हैं, वो तो आपको पता है पूरी दुनिया में होंगे, हसद करते हैं, जेलसी आती है, तो वो दूसरे को फलता-फूलता नहीं देख सकते। तो ऐसे ही है। और ये जो काम है, ये आमदनी के हिसाब से कैसा है? आपकी जो गुज़र-बसर है, वो इस काम से सही तरीके से हो जाती है या फिर आप इस काम के अलावा भी कोई और काम करते हैं? हाँ, एक ज़माना था कि जब मैं यंग यंग से मुराद आज से को 50 साल पहले यानी कि मेरी शादी हुई 80 में को अब हो गया 40 45 इयर्स 45 इयर्स बैक आई यूज्ड टू मैंने वो एक हॉस्पिटल है उसमें मैं काम करता था। वो जो थे ना कॉरिडोर उनको मैं उनकी सफाई का काम। तो 12 सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक। तो 12 बजे के बाद मैं ये काम करता था, अपना अखबारों का। रात के 10-10 बजे, 11-11 बजे। सुबह 6 से 12 बजे तक वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एक बच्चों का हॉस्पिटल था, छोटे बच्चों। वहाँ पे मैं सफाई का काम करता था। फिर आफ्टरनून में फिर मैंने ये अखबारों का काम जारी रखा क्योंकि 2 फैमिली थी जिनको मैं सपोर्ट कर रहा था। एक पाकिस्तान में माय मदर, माय माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इन फ्रांस माय चिल्ड्रन। तो जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने 2-2 काम शुरू कर दिए। फिर मैंने इस वजह से ये काम शुरू किया था क्योंकि मैंने उनके लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट में घर लिया, अच्छे इलाके में जहाँ ताकि उनकी वहाँ पे एक अच्छी और प्रॉपर एजुकेशन हो, दैट्स इट। और अली अकबर साहब, आप चूँकि बहुत सारे नौजवानों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी सारी ज़िंदगी और तग-ओ-दौ और जद्दोजहद के हवाले से अगर आप कोई एक मैसेज या कोई एक नसीहत नौजवानों को करना चाहें, तो वो क्या होगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जो अपना विज़न था, वो यही था, जो मैं विज़न बना के आया था, पाकिस्तान से कि अपने माँ-बाप की खिदमत करनी है, हलाल यानी कि हलाल के पैसे, इन फ्रॉम द राइट वे टू वर्क हार्ड एंड टू सर्वाइव माय फैमिली। तो अब ये हर आदमी का अपना-अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा तो यही मशवरा होगा कि हर आदमी को चाहिए कि वो मेहनत और लगन से काम करे और ईमानदारी से और उसमें डिग्निटी होनी चाहिए और ईमानदारी हो और ना गिव अप नहीं करे और अपने सफ़र जारी रखे और सफ़र भी हो क्योंकि सफ़र जब होता है आदमी तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलती है। तो आपको ज़िंदगी का एक लंबा-चौड़ा सफ़र होता है, इसमें आदमी सफ़र भी होता है, तो आपको जारी रखना चाहिए आपको सफ़र। लेकिन तो मेरी तो यही है कि जैसे जापानी है ना जी, मैं तो जापानियों की तरह चलता हूँ। मेहनत से काम कर रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे थे। फ्रांस की हुकूमत ने उन्हें लेजेंड ऑफ ऑनर देने का फ़ैसला किया है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात। और अली अकबर साहब आपको भी एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।